देखो, पीएचपी जानने से पहले सबसे पहले ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि वेब सर्वर क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ पहले प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होता था और उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको हम अलग अलग लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं यूजिंग नेटवर्क। तो अब कहानी क्या होता था कि पुराने टाइम में फाइल शेयरिंग टेक्निक आता था या फोल्डर शेयरिंग टेक्निक आता था, जिसमें क्या होता था कि एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर का फोल्डर शेयर करता था। ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते थे। प्रॉब्लम्स कैसे आते थे कि जैसे शेयरिंग है तो आईडी पासवर्ड का परमिशन हुआ प्रॉब्लम है, या फिर एक्सेस का मतलब मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम हो जाता था। फिर वेब पेज में अगर हम उसको रीड ऑनली का जगह पे मतलब हम फुल एक्सेस दे दिए हैं, तो कोई मेरा वेब पेज में फोटो बदल दे रहा है तो टेक्स्ट बदल दे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा झमेला प्रॉब्लम होता था। ठीक है। फोल्डर शेयरिंग में जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स में जैसे परमिशन का इश्यू हो जाता था। मतलब अगर किसी को मेरा वेबसाइट यूज करना है तो उसको डायरेक्ट पूरा उठा के दे देते हैं। उठा के नहीं, फोल्डर शेयर कर देता था। अब वो फोल्डर तेरा शेयर फोल्डर खोल के अपना वेब पेज देख लेता था। तो अब वो क्या होता है ना, प्रोसेस लंबा हो जाता है। ठीक है। और अगर तुम फुल एक्सेस दे दिए तो मॉडिफिकेशन हो जाता था। सिक्योरिटी इशू हो जाता है। सिक्योरिटी इशू हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, बहुत कुछ हो सकता था। उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ नेटवर्क बीच में आउट हुआ तो आउट हो गया, या फिर मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस करने लगे तो मल्टीपल एक्सेस भी प्रॉब्लम हो जाता था। फिर इसके बाद ओएस का भी इशू आ जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं क्या बोलते हैं विंडोज में शेयरिंग, वो देख रहे लिनक्स में या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्लेटफॉर्म का भी इश्यू हो जा रहा है। तो इस टेक्निक से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम था वेब सर्वर। ठीक है। तो पहले वेब सर्वर के लाने के लिए पहले इधर का जो कहानी है उसको क्लियर कर देते हैं। तो वेब सर्वर में कहानी क्या हुआ कि ये मान के चलते ये मेरा वेब सर्वर है और ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है। पहले क्लाइंट कंप्यूटर हुआ करता था, अभी कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आपका कार वार, सब जगह जहां जहां पे ब्राउजर सपोर्ट है सब हो सकता है। इवन अब एंड्रॉयड क्या बोलते हैं आईओएस एप्पल ऐप वगैरह कुछ भी हो सकता है, मतलब क्लाइंट यहाँ पे। हाँ, क्लाइंट में कोई भी ऐप हो सकता है, मतलब इसका थोड़ा साइज फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है। या फिर तेरा डेस्कटॉप हो सकता है, टैब फोन, पहले से टैब फोन। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं लैपटॉप हो गया। अब मल्टीपल प्लस ओएस का भी डिपेंडेंसी नहीं। क्यों? क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्राउजर आता ही है। सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है कि ये नेटवर्क से एक्सेसिबल होना चाहिए आपस में, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे वो लोकल नेटवर्क। तो ये काम किस तरह से करता है? काम इस तरह से करता है कि हम सर्वर में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं।
मान के चलते हैं फोल्डर का लोकेशन है C:/ कुछ भी XMPP, क्योंकि हम लोग वही सर्वर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये XMPP सर्वर हो गया, इसके अंदर एक फोल्डर हो गया htdocs। तो ये एक फोल्डर हो गया। अब क्या होता है, इस htdocs के अंदर बहुत सारे HTML फाइल्स है, 1.html, ठीक है, 1.html है, 2.html है ना, हालांकि लोग इस तरह का नाम नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन मान के चलते। तो अब क्या है कि इस कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा, मान के चलते 192.168.1.100, अगर लोकल से चला रहे हैं तो। और अगर नेट से चला रहे हैं तो इस कंप्यूटर का डोमेन एड्रेस होगा, जो कि क्या हो जाएगा, www डॉट, जैसे हम लोग ऑफिस था #, कलर भी चेंज कर देते ताकि दिखे, www.hashnote.com। तो दो केस होगा, दो सिचुएशन होगा, या तो इस कंप्यूटर का लोकल है तो इस तरह का एक आईपी एड्रेस होगा, और अगर नेट पे है तो इस तरह का एक डोमेन नेम होगा जो इस पर्टिकुलर आईपी को बाइंड कर रहा है। तो अब क्या होता है कि मान के चलते ये तुम्हारा एक लोकल कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क में है 192 192.168 1.10 समथिंग, 100 नहीं हो सकता क्योंकि 100 इज 10। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि ये जो मेरा वेब सर्वर है, यहाँ पे जो वेब सर्वर रखा हुआ है मेरा, PHP के केस में अपाचे, सब फोल्डर के अंदर जो आप फोल्डर नहीं हम बता रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, अपाचे, ठीक है। इस कंप्यूटर में थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं, इस डायग्राम को, और कुछ ये सब हटा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज सब, कुछ कंप्यूटर्स हटा देते हैं ताकि क्लियर हो सके। नया फेड में क्या कर, नया नाइट से मिला जो भी है। तो हटाते हैं, डिलीट, नया बनाते हैं। ये मेरा वेब सर्वर है और ये सब क्लाइंट है अलग अलग। इसका आईपी हो गया 192.168.1.100, और इसका आईपी हो गया 192.168.1.10। ठीक है, अब कहानी क्या है कि ये जो है इससे कम्युनिकेट करेगा। तो इस कंप्यूटर में क्या है, इस कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है अपाचे, जिसको हम लोग बोलेंगे वेब सर्वर। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हर टाइम चलते रहेगा,
बैकग्राउंड में, और वेट करते रह के कि कोई मेरे से वेब पेज मांगे। वेब पेज कहाँ पड़ा हुआ है? वेब सर्वर, मान के चलते सर्वर का लोकेशन है XMPP /HT docs। तो अब क्या होता है कि जब ये कोई रिक्वेस्ट करता है, मान के चलते ये आईपी लिखा, तो ये आईपी लिखने पर क्या होता है, ये आईपी हम ब्राउजर में गए, यहाँ पे इसका इसका ब्राउजर में गए और इसका आईपी लिखे, इस कंप्यूटर का आईपी। तो ये अपाचे सर्वर इस टाइम क्या करेगा? अपाचे सर्वर क्या करेगा कि इसके अंदर जो 2-3 तो फाइल्स रखा हुआ था, 1.html 2.html, अब मान के चलते डिफॉल्ट फाइल 1.html है, तो 1.html का पूरा कंटेंट बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, HTTP फुल फॉर्म पता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और बाय डिफॉल्ट यूजिंग 80 नंबर पोर्ट, 80 80 नंबर पोर्ट। अभी अभी सिंपली इसको समझो कि जरूरी है, ठीक है, बाकी अभी हम समझा देंगे थोड़ा देर में। एक्चुअल में क्या होता है ना, समथिंग लाइक समझो, इस कंप्यूटर में 3-4 प्रोग्राम चल रहे हैं, सर्वर प्रोग्राम, ठीक है, एक वेब सर्वर, एक डेटाबेस सर्वर, कुछ और। तो अब जब वेब सर्वर है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वेब सर्वर से डेटा मांग रहा है? तो 80 प्रोटोकॉल के साथ आएगा तो वेब सर्वर से डेटा मांग रहा है। अगर मान के चलते ओरेकल से डेटा मांग रहा है तो 1521 कुछ और पोर्ट नंबर लेकर आएगा। अगर वो फाइल सर्वर का डेटा मांग रहा है, क्या डीएनएस सर्वर का डेटा मांग रहा है, या एफटीपी सर्वर का डेटा मांग रहा है, तो उसका एक अपना यूनिक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि वो उसमें वो वाला जो आईपी है उस कंप्यूटर के लिए, मतलब उस कंप्यूटर कॉमन है, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में भी तो मल्टीपल सर्विस चल सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मतलब अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि मेरे को किससे डेटा चाहिए? तो पोर्ट नंबर से। तो अगर हम यहाँ पे, तो आईपी एड्रेस इस तरह का हो जाएगा 192.168.1.100:80, ठीक है। तो 80 अगर पोर्ट नंबर है तो देने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने एप्लीकेशन 80 में नहीं चला रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, कुछ भी कारण हो सकता है, हम 80 नंबर पे नहीं चलाएंगे, तो हमको वो नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मान के चलते 90 चेंज कर, अगर हम चेंज करेंगे तो लिखना पड़ेगा, और अगर चेंज नहीं करेंगे डिफॉल्ट पोर्ट में चलाएंगे तो 80 देने से वो समझ, मतलब 80 देने का जरूरत नहीं है, वो आईपी देने से समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर में दिए। और कुछ और, जैसे हम कोई मतलब मान के चलते डेटाबेस का एप्लीकेशन है, तो डेटाबेस एप्लीकेशन में भी डिफॉल्ट आईपी पोर्ट उठा लेगा वो, हम सिर्फ आईपी लिखेंगे। हाँ, लेकिन डेटाबेस जो है वो आईपी के साथ पोर्ट नंबर भी भेजेगा, तभी वो उससे डेटा रिटर्न करेगा, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। और अगर हम पोर्ट नंबर बदलेंगे तो फिर डेटाबेस में भी हम देंगे। जैसे वेब पे ये ब्राउजर में कर रहे तो समझ जा रहा है कि हाँ, 80 नंबर जा रहा है, बैकग्राउंड में जा रहा है, तो वो एक्चुअल में 80 भेज रहा है। हाँ, तुमको लिखना नहीं पड़ रहा है। तो HTTP प्रोटोकॉल जो होता है ना, देखो हम पूरा पूरा क्या लिखते हैं, पूरा एड्रेस मेरा क्या होता है, HTTP:// ठीक है। तो ये पूरा नंबर ना होता है, होगा। तो ये HTTP प्रोटोकॉल जो है बाय डिफॉल्ट 80 से डेटा लाता है, तो हमको 80 देने का जरूरत नहीं, इतना लिखने का मतलब वो 80 से ही डेटा लिखाएगा। और अगर 80 नंबर से चेंज करके कुछ और कर दे रहे हैं तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट इस फोल्डर को पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर तुम फोल्डर और क्रिएट कर दिए अपना नाम से, जैसे हम टेस्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिए, तो मेरे को अब फोल्डर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
नहीं तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट एप्लीकेशन खोल देगा। हो सकता है ना अपाचे में 5 एप्लीकेशन है, इसमें क्या ठीक है, एक लाइब्रेरी का एप्लीकेशन है। -1 अच्छा, ये तबस्सुम थोड़ा सा समझा दो ना। अब देखिए इसमें भी कहानी है। अगर ये डिफॉल्ट फोल्डर को पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर हम उसका फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना देंगे, जैसे मेरा एक पर्टिकुलर जगह पे 3 एप्लीकेशन है, एक लाइब्रेरी का एप्लीकेशन है जिसका नाम है लाइब्रेरी, तो वो लाइब्रेरी फोल्डर में है। फिर एक अकाउंट्स का एप्लीकेशन है, वो अकाउंट्स फोल्डर में है। फिर एक स्टॉक का फोल्डर है, उसमें स्टॉक का फाइल्स है। तो अगर मेरे को लाइब्रेरी खोलना है तो हम क्या लिखेंगे, http:// इसका आईपी देंगे 192.168.1.100, कोलन देने की जरूरत नहीं है, स्लैश देंगे फोल्डर नेम के लिए, /लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी फोल्डर का, हाँ, लाइब्रेरी फोल्डर में जो एप्लीकेशन रखा हुआ वो खोल देगा। पहले ये बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर में गया और उसमें लाइब्रेरी, अब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइल खोलना है, जैसे 3.php, तो 3.php पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी के अंदर अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट index.html या फिर index.php या index.html खोजेगा। ठीक है, तो इंडेक्स फाइल के लिए तुमको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। जैसे क्या क्या फाइल का लिस्ट है जो अवेलेबल है, index.html, index.html, index.php, ये सब फाइल का नेम रहेगा। तो वो अपने आप खाली फोल्डर नेम देंगे तो समझ जाएगा कि पहला इंडेक्स ही होगा, तो उस पर स्पेसिफाई करना नहीं है। लेकिन तुम चाहते हो बाय डिफॉल्ट admin.php खोलेंगे तो तुमको admin.php स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद भी अदर एप्लीकेशन का जुगाड़ हो सकता है कि सेशन अवेलेबल नहीं है तो खुलेगा नहीं खुलेगा, वो हम दिखा देंगे। ठीक है, तो अब कहानी क्या होता है कि अगर ये HTML फाइल है तो इस HTML का पूरा कंटेंट बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल इस जगह से उठ के इस जगह पे आएगा। क्या क्या आएगा, आपका पूरा HTML टेक्स्ट सर्वर से उठ के, ब्राउजर नहीं, एक्चुअल में आपका टेम्पररी फोल्डर में आता है। आपका ब्राउजर ने टेम्पररी फोल्डर मेंटेन करता है, उसमें आता है, उसको कैश फोल्डर बोलते हैं। मतलब जो भी कोई रिक्वेस्ट करेगा उसके लिए एक हाँ, तो फोल्डर नहीं मतलब, हाँ, फोल्डर एक ही है, टेम्पररी फोल्डर है। वो जब वो मुझ टाइम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उससे सर्वर से डेटा उठा के ला के दे देगा। तो इसमें HTML फाइल्स भी हो सकता है। ठीक है, इसमें HTML फाइल्स भी हो सकता होगा। जो इमेज है सर्वर में, फोटो, वो भी तरह डाउनलोड होगा। फोटो भी है। हाँ, HTML के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज सब रहेगा ना, वो भी डाउनलोड होगा। उसके साथ अगर तुम वीडियो है तो वीडियो भी डाउनलोड होगा, ऑडियो है वो भी डाउनलोड होगा, कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो भी डाउनलोड होगा। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारा CSS का फाइल है वो भी डाउनलोड होगा, सब आ जाएगा उस फोल्डर में। वो सब डाउनलोड होगा। ठीक है, तो
HTML के साथ साथ क्या क्या उठ के आया, फोटो, वीडियो, ऑडियो, जावास्क्रिप्ट, CSS फाइल जितना है, वो सब कहानी तुम्हारा सर्वर से उठ के क्लाइंट तक आ गया। ठीक है, तो हमको एक वेब पेज शेयर्ड हो गया, स्टैटिक पेज। लेकिन इन द केस ऑफ PHP क्या, ये नॉर्मल केस है। हाँ ये नॉर्मल पेज है। इन केस ऑफ PHP में भी पूरा कहानी वही रहेगा, लेकिन PHP का कोरस्पॉन्डिंग HTML जनरेट होगा, क्योंकि ये डायनेमिक है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे डेटाबेस में तुम्हारा रोल रखा हुआ है, रोल नंबर, रोल कोड। तो हम जैसे रोल नंबर, रोल कोड डाले, तो उस रोल नंबर, रोल कोड के अगेंस्ट में जो उसका टेबल बनेगा वो तो डेटाबेस से बनेगा, लेकिन एक्चुअल में वो बन किस में रहा है, HTML में बन रहा है। भले डायनेमिक बन रहा है, लेकिन बन क्या रहा है, HTML। तो उसका भी सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम ही होगा, HTML, फोटो, वीडियो अगर है तो, वीडियो, ऑडियो, JS, CSS, ये सब आ जाएगा। लेकिन जो इसका HTML पार्ट है वो डायनेमिकली जनरेट होगा। HTML के केस में स्टैटिक हो गया, मतलब अगर वहां पे लिखा हुआ है कि 10 + 10 20, तो 20 ही रहेगा। लेकिन PHP के केस में हम डायनेमिक कर सकते हैं, 40 + 40 80, या फिर रोल नंबर 10 का डेटा, रोल नंबर 20 डे का डेटा, ऑर्डर नंबर इसका डेटा, उस ऑर्डर नंबर का डेटा, इस पर्टिकुलर इनवॉइस का डेटा, इस पर्टिकुलर सेल्स का डेटा, इस पर्टिकुलर परचेस का डेटा, इस पर्टिकुलर टैक्स का डेटा, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा, लाइब्रेरी का डेटा। तो हम क्या है कि हम देखना चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट का कितना कितना बुक इश्यू दिए है, वो डेटा कहाँ है मेरा डेटाबेस में, वो डेटा कहाँ है मेरा डेटाबेस में है। तो अब क्या है, मान के चलते डेटाबेस भी इसी सर्वर में रखा हुआ है। सेम सर्वर जिसमें वेब सर्वर हाँ है, उसी में डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस इसी सर्वर में रखा हुआ है और PHP मेरा इसी में रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, डेटाबेस से कंटेंट उठा के PHP HTML बनाएगा, और जो बना हुआ HTML है वो सर्वर, वेब सर्वर से उठ के आपका लोकल ब्राउजर में आएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। हेलो, हाँ। हेलो, हाँ। 27, हाँ उनका सैलरी है आपको लग रहा है। 27 35,000 है। हाँ, नहीं रे बाबा, तुम सपना अपना देख रहे हो। नहीं, तेरा सैलरी है, देखो चेक करो, वो लाइवलीहुड लिखा होगा। वो डिटेल्स में जाओ, व्यू व्यू ऑल अकाउंट में जाओ। चलो ठीक है, तो अब क्या होगा कि डेटाबेस से डेटा कंटेंट लेके PHP उसका कॉरस्पॉन्डिंग HTML जनरेट करेगा, और वो डायनेमिक HTML उठा के नीचे क्लाइंट में फेंक देगा। इस वजह से क्या होता है कि मेरा PHP डायनेमिक हो जाता है। ठीक है, उस तरह से और भी जितने वेब सर्वर वाले कहानी है, जैसे जावा हुआ, JSP हुआ, या ASPX हुआ, ये सब भी वही घुमा फिरा के वही काम करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले सर्वर में प्रोसेस होता है,
सर्वर में ही सारा प्रोसेस सर्वर में प्रोसेस होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एचटीएमएल बनता है और फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके वो सर्वर से फेंक देता है क्लाइंट। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि हम कोई बटन पे क्लिक करते हैं पीएचपी में तो पेज रिफ्रेश होता है। क्यों? क्योंकि फिर सर्वर में रिक्वेस्ट भेजता है, बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है, वाइस वर्सा। फिर वो फर्स्ट ईमेल जनरेट करता है। हाँ, मतलब जैसे पहला पेज खुला, पहला पेज में आया रोल नंबर रोल कोड, अब रोल नंबर रोल कोड वाला पेज खुला, अब हम पहला पेज मेरा खुल गया, अब हम इसमें रोल नंबर रोल कोड डाले, डालने के बाद फिर सर्वर में फेंके। ठीक है, सर्वर में फेंके, सर्वर में रोल नंबर रोल कोड, फिर सर्वर उठाया पीएचपी, फिर उसको डेटाबेस से चेक किया क्वेरी लगा के कि क्या वो पर्टिकुलर रोल नंबर रोल कोड एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, तो उसका एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा बनाओ जिसमें उसका मार्क्स रहेगा। तो टेबुलर फॉर्मेट कैसे बनेगा? एचटीएमएल में बनेगा। बस खाली क्या है, वो उसका जो वैल्यू है वो डेटाबेस से उठ के आ रहा है डायनेमिकली। अगर हम रोल नंबर रोल कोड चेंज कर देंगे तो हो सकता है किसी और स्टूडेंट का आएगा। फिर क्या बोलते हैं, जब हम ये कर देंगे क्या बोलते हैं, अगर रोल नंबर रोल कोड नहीं मिलेगा तो फिर उसे एक पेज बना देगा जिसमें लिखा रहेगा कि नॉट फाउंड, नहीं मिल रहा है। हाँ? समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि ये वेब सर्वर बार बार, अब कहानी क्या होता है कि जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, एप्लीकेशन बनाते रहते होते हैं, तो यही मेरा वेब सर्वर और यही मेरा क्लाइंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हमको सिर्फ लोकल होस्ट लिखना पड़ता है। एटी सिक्स लोकल, इसके केस में मेरे को ये जो आईपी लिख रहा है ना, ये लोकल होस्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, लोकल होस्ट के पीछे भी आईपी होता है, उस आईपी का एड्रेस का नाम है 127.0.0.1, इसको लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। हाँ, मतलब लोकल होस्ट का डिफॉल्ट एड्रेस ये होता है, तो अगर तुम लोकल होस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, अगर लोकल होस्ट नहीं लिखोगे, ये लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अपने अपना ही सर्वर को पॉइंट करने के लिए। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि जब हम अपना लोकल में चला रहे हैं तो मेरा सर्वर नेटवर्क से कनेक्टेड तो है नहीं, लोकल जब नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो लोकल ना चलेगा, तो हम इसलिए लोकल होस्ट लिखने से काम हो जाता है। लेकिन ये अपना प्रोसेस पूरा फॉलो करता है, वही सेम प्रोसेस फॉलो। हाले एक फोल्डर से उठ के, एक आपका एक हाथ से उठ के दूसरा हाथ में आ रहा है, लेकिन वो हो रहा है। लेकिन प्रोसेस पूरा फॉलो होगा। आपका यहाँ से पूरा फोल्डर उठेगा और आपका ही लोकल कंप्यूटर का टेम्पोररी फोल्डर में आके वो फाइल रुकेगा। अब ब्राउजर में जैसे खोल रहा है वैसे ब्राउजर पूरा खोलेगा। ठीक है, तो भले ही हम मतलब लॉन्ग प्रोसेस में आ रहे हैं लेकिन प्रोसेस पूरा फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हाँ, और वो वही व्यू अकाउंट्स में क्लिक करो ना, उसमें ऑप्शन खुलेगा, वहां पे मिनी स्टेटमेंट देख लो, खुलेगा खुलेगा। अरे वो जो लिस्ट आया है ना उसी में क्लिक करो ना, वो जो ऊपर में नंबर आया ना जिसपे ऑरेंज वाला, उसी में उसी में क्लिक करो, उसी में अंदर दिखाएगा मिनी स्टेटमेंट। हाँ, अरे उस, अरे नीचे अकाउंट्स करके लिखा ना, व्यू अकाउंट्स। हाँ, देखो डिस्क्रिप्शन में आएगा।
कैश। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम आके डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, वो क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा है ना, उसको तो वापस कर दो, रिटर्न कर दो, अगर वहीं से आया है तो। हाँ ठीक है, तो देख लेंगे। चलो हम कहाँ थे, हाँ। तो भले लोकल होस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा अपना प्रोसेस जो है वो फॉलो करे। यानी कि यहाँ से लोकल होस्ट अपने ही कंप्यूटर से एक फोल्डर से डेटा उठा के उसका टेम्पोररी में फाइल्स लेके आएगा, और ब्राउजर में जैसा जरूरत है वैसा दिखाएगा। जिससे क्या होगा कि जब हम उसको आईपी में डालेंगे तो मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसा काम हो रहा था वैसे ही काम होगा। बस खाली क्या होगा, इसके केस में हम इस प्रोग्राम को यहाँ से नहीं चला के यहाँ से चला रहे हैं, मतलब सर्वर से नहीं चला के लोकल ब्राउजर से चला रहे हैं किसी और कंप्यूटर से। तो वो क्या हो रहा है कि वहां से डेटा उठ के यहाँ आ जा रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है। अब ये चीज हम एंड्रॉयड ऐप से करें, चाहे ये चीज हम क्या बोलते हैं ब्राउजर से करें, मोबाइल से करें, टैब से करें, डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी हो, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्राउजर है, अब ब्राउजर सिर्फ HTML सुनना और पढ़ सकता है। तो HTTP प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, सर्वर से मतलब HTTP ही फेंकेगा, मतलब HTML ही कंटेंट ही फेंकेगा ना। HTML के साथ साथ क्या फेंकेगा, उसका जो सपोर्टिंग इमेज वीडियो ऑडियो टेक्स्ट जो है वो वहां से सर्वर से फेंकेगा और क्लाइंट में आते जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि एक वेब पेज एक बार खोलने के बाद दूसरा बार जब खोलते हैं तो उसका फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि टेम्पोररी में ऑलरेडी उसका फाइल्स आ चुका है। ठीक है, तो अगला बार क्या होता है कि कंटेंट लोड होने में जल्दी लोड हो जाता है। तो टेक्स्ट लोड होने में टाइम नहीं, प्रॉब्लम नहीं करता है। आपका जो ऑडियो वीडियो इमेजेस लोड होने में टाइम लगता है, तो वो तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड होकर टेम्पोररी फाइल्स में आ गया है। ठीक है, तो क्या है कि मतलब जब हम मतलब डाउनलोड करते भी है तो वो जो टेक्स्ट है वो रिफ्रेश कर दिया, और ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेरे टेम्पोररी में, तो जल्दी खुल जाता है। तो अगर डायनेमिक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और स्टैटिक है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सब चीज तो मैंने डाउनलोड हो ही गया था तो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ नहीं, हमको तो अब उसके ऊपर भरोसा नहीं है। जब 3 महीना से नहीं बनाया तो अब नहीं, हमको अपना पैसा वापस चाहिए। हाँ ठीक है, मेरा पैसा वापस कर देगा। हाँ हाँ ठीक है, लो तुमको जैसा ठीक लग रहा है। हाँ ठीक। हाँ मेरा पैसा वापस चाहिए, दादी को लेके। किसको? दादी को। ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम एक वेब पेज यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन में बनाएंगे XMPP का htdocs में। ठीक है, और उस वेब पेज को हम ब्राउजर में खोल के दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले सिंपल HTML बनाते हैं। तो एक सिंपल VS कोड ले लेते हैं, या फिर ऑलरेडी HTML बनाया हुआ होगा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। लो, ऐश्वर्य दादी को लेके आया है, वो आया है उधर। हाँ नहीं तो वो आया है। ठीक। इसमें बहुत सारा है, देखिए बूट इमेज। मेरी याद है। ठीक है, जो भी है ये कुछ कंटेंट है। फर्स्ट सेलेक्टर बनाइए, इसमें इसमें देखिए ना फर्स्ट।
बस ठीक है, तो हम चूंकि वीडियो बना रहे हैं, तो अभी हम पुराना कंटेंट नहीं लेते, एक नया ले लेते हैं। फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, सेव कहीं भी HTML। ठीक है, अभी तो टेस्टिंग के टाइम में कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन PHP फाइल बनाएंगे तो वही करना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो क्योंकि जब जो ब्राउजर क्या होता है ना, जब अपाचे फाइल उठाएगा ना, तो उस फोल्डर से उठाएगा ना, नहीं तो फाइल मिलेगा नहीं। हाँ, यहाँ से नहीं उठा पाएगा। जैसे देखो, अभी हम फाइल का नाम दे दे रहे हैं PHP test1, HTML ही बना रहे हैं। तो अम, कुछ कंटेंट ले लेते हैं। हेलो हावर, खाना खा के जाना। खबर कोई इंसान है। नहीं नहीं, कोई इंसान नहीं है, ये पुराना डायलॉग है खिचड़ी टीवी शो का। देवैस, अभी देखिए, ये ट्रैश ने टैश टेस्ट डेस्कटॉप में है ना, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है। तो टैश कहाँ पे? टेस्ट जीएस करके है सर। जीएससी। डेस्कटॉप के अंदर, टैक्स के अंदर JSP है। जीएससी। तो डेस्कटॉप में टैश फोल्डर कहाँ है? ये लास्ट से ऊपर वाला, फेवरेट के बगल वाला। सर ये लास्ट है ना, सेकंड रो के लास्ट के ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग ये फाइल बनाए, टेस्ट PHP टेस्ट ना, टेस्ट। ये देखिए PHP test1। अब इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करके XMPP htdocs यहाँ पेस्ट मार देंगे। ठीक है, अब चूंकि ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट IP के साथ बाइंड है या लोकल होस्ट के साथ बाइंड है, तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे और लिखेंगे लोकल होस्ट। तो नहीं खुली। कनेक्ट। ये तो चल रहा है, और इसका पोर्ट नंबर चेंज कर दिए कि, हाँ शायद, कर दिए सर। हाँ वो 80 पे नहीं चल रहा था, इसका पोर्ट नंबर चेंज करके 1980 कर दिया। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, ये खुल गया। लेकिन अगर हम इसका जगह पे अपना वाला फाइल खोलना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? PHP टेस्ट टेस्ट। 1.html। HTML है कि HTML है? स्टीमर। मतलब हम ब्राउजर से वो। ब्राउजर से खुल रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि ये सर्वर से उठ के मेरा लोकल में आ रहा है। अब कहानी क्या है कि हम आपको क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल का जरूरत होता है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। नीचे। शो मोर ऑप्शन, एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे देते हैं टेस्ट, और इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट। तो अब अगर हमको टेस्ट फोल्डर से चलाना है, तो यहाँ पे फोल्डर नेम भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, TEST टेस्ट, तो उससे खुला। लेकिन अगर इसका नाम PHP टेस्ट के जगह पे index.htm होता, तो मेरे को ब्राउजर में टेस्ट लिखने के बाद आ गया।
आप देखिए यहाँ पे ब्राउजर में टेस्ट लिखने के बाद कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट index.html खोल देगा। हाँ, अगर index.html या html या index.php नहीं है तो मेरे को फाइल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब कहानी क्या है, ये स्टैटिक कहानी है, मतलब ये कोई डेटा जो है वो कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, या कोई सिचुएशन नहीं है कि इस सिचुएशन पे या ऐसा होने पर वैसा होने पर ये बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये स्टैटिक कंटेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके जगह पीएचपी बनाते हैं और हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे देते हैं कि ऐसा रहेगा तो ऐसा, ऐसा रहेगा तो ऐसा, ठीक है, तो अभी हम इसको फाइल में सेव एज करते हैं और डायरेक्ट किसका पाथ देते हैं, उस फोल्डर का, ताकि मेरा फाइल डायरेक्ट वहां बने। तुम घर जाके कंफ्यूजन होगा, तुम ठीक कर लेना जाके, नहीं इसको, क्योंकि पाथ बाय डिफॉल्ट वहां बनने लगेगा, तुम अपना फाइल ढूंढते रहोगे HTML का, ठीक है। तो htdocs के अंदर टेस्ट के अंदर फाइल बनेगा, इसका फाइल का नाम दे देते हैं hello.php। देखिए HTML की जगह PHP चूज कर लेंगे, PHP, तो इसका नाम दे देगा hello.php से। और फाइल बनाए सर। ठीक है, ये बोरा एक्सटेंशन आपके पास नहीं है, डालना चाहते हैं तो ठीक है, अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं PHP में। हाँ, तो अब क्या है, PHP में कहानी का लिखने के लिए मेरे को इसके अंदर कहानी लिखना होगा, और इसके अंदर का जो कहानी है वही डायनेमिकली HTML जनरेट करेगा। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, एको, या फिर कुछ भी नहीं, एको लिख रहे हैं, एको से प्रिंट होता है, और यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, ताकि हर बार जब भी पेज रिफ्रेश करें एक नया नंबर आए। ऐसे तो बहुत सारा कुछ से डायनेमिक किया जा सकता है, लेकिन रैंडम नंबर से सबसे ज्यादा आसानी से दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को नेट पे जाना होगा, मेरे को सर्च करना पड़ेगा कि डायनेमिक नंबर कैसे बनाते हैं PHP में। ऐसे रैंड नाम से फंक्शन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, रैंडम नंबर इन PHP, रैंड, तो एको रैंड फंक्शन। अब क्या होगा, ये एक 0 से लेके 1 के बीच में एक नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। इसको कर देते हैं, हाँ, 0 से 1 के बीच, यानी कि जैसे 0.5, 0.2, 0.5, 2.3, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, सिर्फ 0 और 1 नहीं करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ चलेंगे, टेस्ट फोल्डर में है, मेरा फाइल का नाम क्या था, hello.php। अभी देखते नंबर जनरेट किया, तो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं किया, 4, 5, एक्सेल तो ऐसी करता है, ये कुछ और दे देते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन दे सकते हैं आप, कितना से कितना के बीच जनरेट करना है, तो चलो अच्छा बात है। तो मेरे को 1 से लेके 10 के बीच नंबर जनरेट करके दिखाओ। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, अब पेज को रिफ्रेश मारेंगे तो 10, फिर रिफ्रेश मारेंगे 2, फिर रिफ्रेश मारेंगे 2, फिर 8, थोड़ा रेंज बढ़ाते हैं ताकि नंबर रिपीट कम हो, 1 से 100 के बीच। चेंज करते जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मेरे को 96 दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है कि वो एको में क्या कर रहा है, हमको सिर्फ आउटपुट नजर आ रहा है, HTML को जो उसका जनरेटेड HTML आउटपुट है वही नजर आ रहा है। सर वहाँ इंस्पेक्ट किया, हाँ, रिफ्रेश किए, ये किए, यहाँ इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हैं। तो जब पेज सोर्स हम देख रहे हैं तो इसमें मेरे को 96 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये 96 कैसे आया ये नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि वो PHP से जनरेट हो रहा है। तो PHP क्या कर रहा है, पहले मेरा जो अपाचे सर्वर है वो पहले इसको कंटेंट को पढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर से पढ़ना शुरू कर रहा है,
HTML हेड दिस, फिर यहाँ आ रहा है तो उसको रैंडम मिल रहा है। अब क्या हुआ, पिछला बार रैंडम जनरेट किया था 96, इस बार 87 कर दिया। अब अगला बार फिर पढ़ेगा, फिर पूरा पेज रीड होगा, और रीड होके कॉरेस्पॉन्डिंग HTML जनरेट करेगा और रिटर्न करेगा, तो अब कुछ और नंबर हो जाएगा। तो डायनेमिक हुआ, समझ रहे ना? वहाँ HTML में बस वो 96 जनरेट कर दे रहा है। हाँ। ठीक है, अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ज्यादा बड़ा नहीं, 1 से लेके 10 तक का नंबर जनरेट करते हैं। ठीक है, और 10 ठो टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, मतलब जितना टेक्स्ट बॉक्स रैंडमली जनरेट होगा उतना टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ, अब चूंकि हम तुम लोग ऑलरेडी सी और इसका कर चुके हो, तो हम मान के चल रहे हैं कि फॉर लूप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर लेना पड़ता है। तो जो लेंथ है एल इज इक्वल टू रैंडम 1 से 10, 1 से 10 के बीच। 1 से 10 जो रैंडम नंबर है वो एल में चला गया या लेंथ में चला गया, LN। ठीक है, अब $1 से शुरू हो रहा है, $1 लेस देन इक्वल टू लेंथ तक जा रहा है, LN तक जा रहा है, और $I प्लस प्लस, और सर वहाँ पे भी डॉलर डॉलर देना पड़ता है। हाँ, एको इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे BR दे देते हैं ताकि नीचे आए, और यहाँ पे $I भी दे देते हैं जिससे वो 1 2 3 पे जनरेट करे। अच्छा नहीं। ठीक है, अब तुम देख रहे हो, देखोगे कि जब हम यहाँ जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, गुस्सा क्यों हो गई, अच्छा यहाँ सेमीकोलन छूट गया, इससे पहले HTML में एरर नहीं देखे थे, अब एरर दिखाना शुरू होगा। अभी देखो, अभी 10 तो जनरेट किया, फिर पेज रिफ्रेश करेंगे तो 8, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इसका HTML देखेंगे तो बोलेगा कि अपने से लिखा है। मेहनत किया है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में डायनामिकली जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर यही LN लेंथ 100 जगह 100 कर देंगे, ठीक है, तो वो 100 बार मेरे लिए लिख देगा। सेव एज नहीं, रिलोड कर देंगे तो देखिए 26 टाइम्स किया, फिर अगली बार 81 टाइम्स, उसके बाद 80 टाइम्स। नहीं, पेज सोर्स को भी रिफ्रेश होता है ना, तो यहाँ भी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है, देखो 10 तक किया, फिर पेज रिफ्रेश करेंगे तो 31 तक किया, फिर पेज रिफ्रेश करेंगे तो 55 तक किया। ठीक है, तो हमको क्या लग रहा है, तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपको HTML मालूम है तो आप PHP से उसका डायनेमिक HTML बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना वैल्यू है उस हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स, उस हिसाब से कंटेंट, उस हिसाब से डेटा, उस हिसाब से ड्रॉप डाउन, उस हिसाब से रेडियो, उस हिसाब से चेक बॉक्स, उस हिसाब से टेबल्स। ठीक है, टेबल में क्या होगा, अगर 5 रो होगा तो 5 TR लूप पे चला दिए, जितना वैल्यू रहेगा डेटाबेस में उस हिसाब से चल जाएगा। ठीक है, अब रैंडम के हिसाब से कर रहे थे ना। हाँ, यहाँ रैंडम के हिसाब से हो रहा है ना, उस टाइम डेटाबेस का वैल्यू के हिसाब से। अब जैसे हम कुछ वैल्यू सर्च किए, मतलब ए, तो ए नाम से बहुत सारा रिकॉर्ड मिलेगा तो शॉर्ट हो गया, और उसके जगह पर सर्च किए राज, तो अब क्या होगा, राज में लिस्ट हट जाएगा, लिस्ट हट जाएगा। अब राज नाम से जितना भी होगा, राज नंदिनी, राजकुमारी, वो सब आएगा, या प्रकाश राज, कुछ भी किसी तरह का।
समझ रहे हैं? तो अब क्या होगा, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा क्या, पीएचपी इस्तेमाल करने से ये कंटेंट तो प्रोसेस में नहीं बदल रहा है, लेकिन मेरा कंटेंट बदल जा रहा है, आउटपुट, और हर बार पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पीएचपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हम डायनेमिक तरीके से वेब पेज बना पाए। तो यही मेन कंसेप्ट है वेब सर्वर का, पीएचपी का। अगर इतना कंसेप्ट कहानी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, हम जब पीएचपी पढ़ाने जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा हो क्या रहा है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, पीएचपी इनिशियली बहुत ज्यादा, पीएचपी का कोई भी वेब सर्वर जब कोई पढ़ाने जाते हैं ना, इनिशियली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वेब सर्वर क्या है, कैसे है, क्या काम कर रहा है, क्या एक्चुअल में कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, वो नहीं समझ में आता है, उस वजह से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या होगा कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पीएचपी का प्रोग्राम बनाना चालू करेंगे। ठीक है, आप लोग खाली टाइम में ये कर सकते हैं कि इसका सिंटैक्स को समझने के लिए डॉलर डॉलर लगा के जितना लूप का प्रोग्राम सब है ना, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका इफ लिखने का, फॉर लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। बस खाली ध्यान क्या रखना है, मेरा फाइल या तो htdocs में होगा, या तो टेस्ट फोल्डर में होगा, या तो अपना नाम से फोल्डर बनाएंगे उसमें होगा। हाँ, अगर हम क्या करेंगे कि इस फाइल को हम सेव एज कर देंगे, फाइल को कर देंगे सेव एज, और इसको डाल देंगे डेस्कटॉप में, hello.php। ठीक है, और हम जाएंगे डेस्कटॉप में इस फाइल को चलाने का कोशिश करेंगे, कहाँ गया लड़का, तो hello.php। ठीक है, इसको डबल क्लिक कर भी देंगे तो भी कुछ होगा नहीं, कि ज्यादा ज्यादा ये इस तरह का HTML खोल देगा। इवन तुम लोग जब पूरा मेहनत करके डेस्कटॉप में पाथ में जाके ओपन विथ ओपन, नहीं 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 नहीं, अब तुम चूज ऐप में जाओ ना, क्या दिक्कत है, चूज ऐप पीसी, ब्राउजर कहाँ गया, छोड़ो, नहीं आ रहा ना। इसको उठाए, इसको पकड़ ऐसे यहाँ पटकेंगे तो भी चलता है फाइल, HTML चलता है, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ये भी चलेगा, नहीं चलेगा। जबकि इसका, अगर इसके जगह तुम HTML उठा के पटकोगे ना, ये देखो JSC, ये देखो PHP टेस्ट, चल गया। PHP वाला नहीं चला, क्यों? क्योंकि PHP फाइल को पहले अपाचे पढ़ेगा, फिर उसका HTML जनरेट करेगा, तब जाके लोकल होस्ट को देगा, तो नहीं चलेगा। तो हमको फोल्डर फाइल कहाँ रखना है, हमको फोल्डर फाइल जो है वो टी ड्राइव में XMPP फोल्डर है, htdocs फोल्डर है, जिसको अपाचे सर्वर पॉइंट कर रहा है। अभी हम पॉइंट बदल सकते हैं, डेस्कटॉप को डाल देंगे तो डेस्कटॉप से फाइल उठाने लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर फोल्डर को पॉइंट कर रहा है, तो इसके अंदर या तो फोल्डर बना के करेंगे, या तो फिर इसी में ही फाइल बनाएंगे डायरेक्टली। मतलब जैसे अगर तुम ये है, अब इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट मारो, पेस्ट, तो बस खाली क्या होगा, इस टाइम में पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, टेस्ट डॉट, यहाँ पे हमको खाली लोकल होस्ट 9090 hello.php, तो मेरे को फोल्डर नहीं देना पड़ा। अब क्या होगा, फोल्डर भी है, तो भी आप फोल्डर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको वैसे चलाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है ना, ऐसे ही करते हैं कि 2-3 एप्लीकेशन रहता है ना, तो एक फोल्डर में एक एप्लीकेशन, दूसरा फोल्डर में दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा फोल्डर में तीसरा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इस डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है, वो एप्लीकेशन उस डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है, तीसरा एप्लीकेशन कहीं और डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे काम होते रहता है। तो एक पर्टिकुलर सर्वर में 3-4 एप्लीकेशन हो गया, अब क्या ज्यादा लोड हो गया तो एक सर्वर में एक ही एप्लीकेशन, तो डिपेंड करता है कि कितना लोड लेगा और कितना काम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से जब फाइल PHP स्टार्ट करेंगे तो फिर फंसेगा नहीं, दिक्कत नहीं होगा।
बता दीजिएगा।